मनी मंत्रा में अगले आधे घंटे अब हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब और आपकी कराएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप हमें इस बीच सोशल मीडिया पर देख रहे हैं यानी ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब पर, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर बस फ्लैश ही होने वाला है। लेकिन चलिए, इस आधे घंटे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्क्रिप्ट बॉक्स के को फाउंडर और CBO प्रतीक मेहता। गुड इवनिंग प्रतीक, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। और सीधा हम जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। हमारे लिए पहला सवाल लेकर हमारे कॉलर नितिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी नमस्कार, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैडम। दिल्ली से बात कर रहे हैं, बताइए। आपने पिछले 5 साल से ही शुरुआत कर रखी है निवेश की? हाँ जी मैडम, मैं SIP कर रहा हूँ। ये 3-4 फंड्स हैं जो मैंने आपको बेचे थे। मिराज एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, कोटेक फ्लेक्सी फंड है, आदित्य बिरला है, और एक अभी रिसेंटली शुरू किया है मिराज टेक सेविंग फंड। मिराज का कौन सा है? मिराज एसेट टेक सेवर फंड। अच्छा, टैक्स सेवर है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो आप और भी निवेश करना चाहते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं एक और सिप शुरू करना चाह रहा था, मतलब 5 इयर्स के लिए। एक्चुअली मेरा बेटा 13 साल का है, तो मेरा टारगेट है कि 5 से 8 साल के अंदर कुछ ऐसा फंड जमा हो जाए जिससे कि उसकी स्टडीज के लिए काम आ जाए। तो 5 साल के लिए कौन सा फंड मैं लूं, और अगर मेरे को एक साथ 5 लाख जमा करने हैं तो कोई ऐसी स्कीम या कोई फंड है जिसमें मैं डाल सकता हूँ? मुझे ये बताएं, ठीक है, आपने अपने लिए गोल अलाइन कर दिया है, उसको आपने एक समय भी दे दिया है, वो आपने बेसिक काम तो कर दिया, लेकिन अभी मौजूदा निवेश जो हो रहा है आपका SIP के जरिए, वो कितने का है? कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 20,000 का। 18,000 है। अभी मैंने एक और शुरू किया है, ये इसी मंथ शुरू किया है मैंने। ये मैंने इसमें टाटा IT करके कुछ एक फंड है। मैं एग्जैक्ट नाम बताता हूँ आपको। ये टाटा डिजिटल जो डिजिटल इंडिया फंड है, समझ गए मैं। का सिर्फ अभी शुरू हाँ, किया है। तो कुल मिला के आप जो SIP में कर रहा हूँ 26,000 की कर रहा हूँ। 26,000 की आप SIP ऑलरेडी कर रहे हैं, और आपको 5 लाख रुपए भी निवेश करने हैं, और 5 साल के लिए आपको ये पूरा पोर्टफोलियो से आपको कॉर्पस कितना चाहिए होगा अगले 5 साल में? 1 CR के आसपास। ऑलराइट प्रतीक, 1 करोड़ रुपए 5 साल के बाद इस निवेश से क्या मिल पाएंगे नितिन को? मेरे ख्याल से जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो आपका मंथली 26,000 रुपए, अगर आप 5 से 8 साल का अगर आप देखते हैं तो आपका 1 करोड़ से थोड़ा कम पड़ेगा। अगर आप 8 साल का अंतराल लेते हैं और उसमें लगभग हर साल 10% आप इंक्रीज करते रहे, अभी 26,000 है, बाद में 28,500 और फिर 30-31,000 और इस तरीके से बढ़ाते रहे, तो और मार्केट्स में हम लोग अच्छा रिटर्न आजकल मानते हैं कि 10 से 12% आ जाए। अगर 12% भी अगर आता है फ्यूचर में, तो आप 50 से 60 लाख के बीच में होने की संभावना है। जो तो 5 लाख की बात कर रहे हैं, तो उनको भी अगर हम निवेश करें, उसको आप रणनीति तो खैर सुझाएंगे ही कि वो 5 लाख रुपए उनको कैसे डालने हैं बाजार में, उसको लगाने के बाद कोई गुंजाइश है? तो थोड़ा पास हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये मान लीजिए 5, अगर हम 12% पकड़ते हैं और 5 लाख, अगर अभी मेरा टिपिकल विचार इसमें ये रहता है कि कभी भी एक मुश्त पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी मैं इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख रहा हूँ जो लगभग 6 लाख के आसपास हो चुका है। तो ये जो जो दूसरा 5 लाख डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या फिर एक स्मार्ट ट्रांसफर प्लान की तरह हर महीने आप डालते रहिए 20,000 रुपए एडिशनल, और वो अगले 18 महीने के ऊपर आप उस दौरान पूरा आपका ये पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये अभी का 5 लाख रुपया या और जो नया 5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो 26,000 रुपए धीरे धीरे करके अगर आप हर साल 10-12% बढ़ाते रहें, तो आप 85 लाख से 90 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो अमाउंट अच्छा अमाउंट है। अगर उस वक्त आपको गैप आ रहा हो तो आप उस वक्त थोड़ा लोन लेने की भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 करोड़ पहुंचना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अभी तो जितना जल्दी हो सके 30 से 35,000 के बीच में आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। उससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लोजर टू 1 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 to 8 years वो इंप्रूव होगी। प्रतीक, मुझे ये बताएं कि अभी जो फंड मिक्स है उनका, वो आपको कैसा लग रहा है? इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप हैं, कह रहे हैं कि अभी इन्होंने एक टाटा का डिजिटल फंड जोड़ा है, और इसके साथ साथ इन्होंने एक टैक्स सेवर भी, मिराई का टैक्स सेवर भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। तो ये फंड मिक्स इनके अंतराल को देखते हुए, ड्यूरेशन को देखते हुए, क्योंकि 5 साल ही है इनके पास, थोड़ा अग्रेसिव नहीं हो गया?
सो फंड मिक्स तो वैसे इनके जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं। मेरा 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 अजम्पशन इसमें यह है कि नितिन जी 40 साल के इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो इनका पीएफ वगैरह और थोड़ा एफडी और पीपीएफ वगैरह तो इन्होंने जोड़ा होगा, तो थोड़ा उनका कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो वहां पर है। पर अभी जो जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके सारे फंड्स अच्छे फंड्स है। एक तरीके से देखा जाए मीरे इमर्जिंग एसेट ब्लू चिप फंड भी अच्छा फंड है, टैक्स सेवर उनका अच्छा फंड है, 2 फ्लेक्सी कैप है जो मेरे हिसाब से 2 फ्लेक्सी कैप करने की जरूरत नहीं है, एक ही में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा है, आप उसमें भी देख सकते हैं, या फिर इन्वेस्को का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज कैप और एक इन्होंने लार्ज और मिड कैप में डाल रखा है और एक इन्होंने टैक्स सेवर में डाल रखा है। मेरे हिसाब से तो ये 5 से 8 हजार रुपए महीने के एक इंटरनेशनल फंड में भी डाल सकते हैं। कुछ फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो भी एक अच्छा फंड है, उसको भी उसमें भी एक्सपोजर ले सकते हैं। जो अभी 1-1 लाख रुपए इनको डालने हैं या किस्तों में जितना भी डिसाइड करें 18 महीनों में डालने का, वो किस तरह के फंड में जाएंगे प्रतीक? वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे इमर्जिंग एसेट ब्लू चिप में एसटीपी नहीं चला सकते हैं अभी, हाँ। तो जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें डालें। और जो क्योंकि इनका टैक्स सेवर फंड का एलोकेशन भी पूरा नहीं हुआ है, तो 1.5 लाख रुपए तो टैक्स सेवर फंड में ही डाल सकते हैं, और बाकी जो 3.5 लाख रुपए हैं वो धीरे धीरे करके अपना कोटक फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। चलिए, तो नितिन क्लियरली ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, आप किस्तों में 5 लाख रुपए डालिएगा, लेकिन आपको जो है अपना निवेश क्लियरली बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। कोई सवाल और पूछना चाहते हैं यहाँ प्रतीक से? मैडम ये टाटा डिजिटल फंड ये कंटिन्यू करूं, मैंने अभी शुरू किया है, तो ये फंड ठीक है? सेक्टर फंड है, प्रतीक क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि आप, क्योंकि आपका अभी इन्वेस्टमेंट राशि भी कमी हुआ है और आपका एक क्लियर गोल है, तो अभी आप इस फंड को छोड़ सकते हैं, क्योंकि सेक्टर फंड्स का कई बार साइक्लिकल नेचर रहता है, कई बार बहुत तेजी से उछाल रहता है और कई बार तेजी से झुक भी जाते हैं, तो इसको छोड़ सकते हैं आप। लार्ज कैप या बैलेंस्ड ये इसमें लार्ज और मिड कैप फंड में जिसमें डाल रहे हैं, या फिर लार्ज कैप फंड के अंदर आप एलोकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका लार्ज कैप में एलोकेशन अभी कुछ भी नहीं है, तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड या मीरे एसेट लार्ज कैप फंड में डाल सकते हैं पैसा। एक कोई ये लार्ज एंड मिड कैप या एक प्योर मिड कैप फंड डालें? क्योंकि मेरे ख्याल से एक उन्होंने लार्ज और मिड कैप थीम ले रखा है, मीरे एसेट का जो ब्लू चिप इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है वो अच्छा फंड है। मिड कैप में क्योंकि ये टैक्स सेवर में भी ले रहे हैं, उसके अंदर भी एक ओपन एंडेड एलोकेशन है, इसलिए मैंने इनके लिए एक इंटरनेशनल फंड सजेस्ट किया है। हाँ, इंटरनेशनल फंड है। 35,000 के अगर ऊपर जाता है इनका मंथली इन्वेस्टमेंट राशि, तो नितिन जी आप उसमें 5 से 7 हजार रुपए आप मिड कैप में भी देख सकते हैं, तो एक्सेस का मिड कैप फंड उसमें एक अच्छा फंड है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पंकज जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपने 1 लाख रुपए निवेश करने हैं ना? हाँ, तो अभी तो मैंने ये टाटा मोटर्स में लगाए रखा है, तो लगभग 3,000 रुपया 3500 जैसा लॉस में दिखा रहा है, तो उसका मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, आपने मनी मंत्रा पे सवाल पूछा है, जहां पर हम म्यूचुअल फंड्स और बाकी आपके निवेश पोर्टफोलियो पर आपको सलाह देते हैं। स्टॉक्स को लेकर आप सुबह से हमारे चैनल पर तमाम दर्शक सवाल पूछते रहते हैं, तो वहां आप सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल 1 लाख रुपए अगर आपको म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी बाजार में लगाने हैं, तो प्रतीक किस तरह से फंड मिक्स होना चाहिए इनके पास? कविता जी, इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि मुझे मालूम नहीं है कि इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखता है और कि कहाँ इन्होंने किस तरीके से निवेश कर रखा है, तो इतना एट अ हाई लेवल में को ये एकदम से इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कुछ अजम्पशन लेता हूँ कि 1 लाख रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है, क्योंकि इन्होंने स्टॉक बोला है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में और बाकी जगह भी इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो बिटवीन 5 से 10 लाख रुपए इनका मैं इन्वेस्टमेंट राशि अगर इन्वेस्टेड पकड़ता हूँ, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इनको ये देखना चाहिए कि इनके पास अगले 3 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड इन्होंने बना रखा है कि नहीं बना रखा है। वो पैसा या तो इनका लिक्विड या डेट फंड में होना चाहिए, अल्ट्रा शॉर्ट फंड में, या फिर किसी बैंक की एफडी में होना चाहिए। एक बार उन्होंने वो सुनिश्चित कर लिया है कि इनका इमरजेंसी फंड चाहती हूँ कि आप इनको क्लियरली 1 लाख रुपए किस्तों में अगर इनको डालने हो इक्विटी बाजार में, तो कितने फंड्स के जरिए डालें और कितनी किस्तों में डालें, ये बता दें। अच्छा, तो 1 लाख रुपए मैं कहूंगा कि आप अगले 12 महीने के ऊपर आप अंतराल में डाल सकते हैं। हर महीने आप 9,000 रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट करिए और वो अगले 12 महीने में इन्वेस्ट हो जाएगा। आप इसको, मैं कहूंगा, आप लार्ज कैप फंड में डाल दीजिए, जो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड या फिर मेरे एसेट का लार्ज कैप फंड है, उसमें आप डाल सकते हैं।
दोनों अच्छे फंड हैं। और क्योंकि लार्ज कैप मेरे को इसलिए पसंद भी है क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज दे रिप्रेजेंट अबाउट 70% ऑफ इंडियाज प्रॉफिट पूल। तो वो अच्छी कंपनीज हैं, दे स्टेबल कंपनीज हैं और वो इतने साल से सॉलिड रिटर्न भी दे रही हैं। तो आप उसके अंदर निवेश करिए, जो इस टाइम के मार्केट को देखते हुए मेरे ख्याल से एक सेफ बेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांत जी फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। चंद्रकांत जी नमस्कार। मेरे ख्याल से फोन लाइन कट गई, इनको फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रतीक, इनका सवाल बहुत क्लियर है। बच्चे की पढ़ाई के लिए ये पूछ रहे हैं कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान ले। फोन लाइन पर नहीं है, वरना मुझे इनसे पूछना था कि इन्होंने क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी को ही कंसिडर किया है अपने बच्चे की पढ़ाई के लक्ष्य के लिए। बहरहाल इंश्योरेंस पॉलिसी तो हम इनको नहीं रेकमेंड करेंगे, और क्यों रेकमेंड नहीं करेंगे वो जब ये फोन लाइन पर आ जाए तब इनको समझा देंगे। बहरहाल म्यूचुअल फंड के जरिए एक सटीक रणनीति इनको दी जा सकती है। तो बताएं, ये 15,000 रुपए की SIP कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से अगर पढ़ाई का लक्ष्य है बच्चे की तो इनके पास 10-12 साल तो हाथ में होने ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस को लेकर सवाल पूछा है, मेरे को लगता है इनका बच्चा यंग ही होगा। बिकॉज जब छोटे बच्चे होते हैं तभी बैंक वाले और काफ़ी इंश्योरेंस एजेंट्स अप्रोच करते हैं कि आप एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। तो क्लियरली वो जब भी वो फोन लाइन पे होते हैं हम उनको बताएंगे कि उनको क्यों नहीं लेना चाहिए। पर क्योंकि वो 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उनको लगभग 6,000 रुपये लार्ज कैप, 6,000 रुपये डाइवर्सिफाइड। ये फोन लाइन पर आ भी गए हैं चंद्रकांत, दरअसल ऑफिस में है, तो जितनी इनसे हमें बात करनी है अभी कर लेते हैं। तो चंद्रकांत जी, आपका सवाल हमने मनी मंत्रा पे लिया हुआ है, और आपको अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए बल्कि म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रतीक, समझाएं क्यों ना ले ये इंश्योरेंस प्लान। बिल्कुल, सो इंश्योरेंस स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग जो अर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर हम लोग ना हो तो हमारे परिवार वालों को एक सुरक्षा, एक सेफ्टी नेट रहे। बच्चे टिपिकली अर्न नहीं कर रहे होते हैं और ये इंश्योरेंस लेना कुछ लाभदायक नहीं है क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ चंद्रकांत जी, आपका बच्चा या आपकी बच्ची छोटी है, तो आपके पास कम से कम 12 से 15 साल हैं उनके एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए आप लॉन्ग होराइजन लेके आप इन्वेस्ट करना चालू करिए। और काफी अच्छा है कि आपने बच्चे की छोटी उम्र में अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 15,000 रुपए जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें मैं एक टिपिकल हमारा रूल रहता है कि अगर 15,000 रुपए 15 साल के लिए 15% के रिटर्न पे अगर इन्वेस्ट किए जाए तो 1 करोड़ रुपए तक की प्राप्ति हो सकती है। बट 15% आजकल के हिसाब से थोड़ा ज्यादा रिटर्न है। अगर हम 12% रिटर्न पकड़े और आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते रहे, 15,000 का अगले साल 16,000, 16,000 का बाद में 18,000, तो धीरे धीरे अच्छी धनराशि आप जमा कर सकते हैं। अगले 12-13 साल में आप 1 से 1.25 करोड़ के आसपास की धनराशि आप जमा कर सकते हैं अगर मार्केट 12% के आसपास रिटर्न दे और आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ाते रहें अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट। चंद्रकांत जी, एक बहुत बड़ा पहलू जो आपको समझना होगा वो ये है कि आप पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे निवेश कर रहे हैं आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, जहां पर आपको एजुकेशन इन्फ्लेशन का ख्याल रखना होगा। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या इंश्योरेंस का निवेश का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पर आपको महंगाई को मात देने वाला रिटर्न नहीं मिलेगा, जो आपको इक्विटी के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो मिलेगा। प्रतीक आपको उम्दा फंड्स भी बताएंगे जो बाजार की इस चाल में आपके मुनाफे को बढ़ाएंगे और आपके कॉर्पस तक आपको लेकर जाएंगे। प्रतीक, बिल्कुल, तो जैसे आप 15,000 करना चाहते हैं तो आप लगभग 6,000 रुपए आप लार्ज कैप में डाल सकते हैं। इसमें आप मीरे का लार्ज कैप फंड है या फिर एक्सिस ब्लू चिप में डाल सकते हैं। एक और 6,000 की आप राशि आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में डाल सकते हैं। पराग पारेख का डाइवर्सी फ्लेक्सी कैप फंड है जो मुझे पसंद है, और इन्वेस्को का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो भी अच्छा है। और आप 3,000 रुपये आप मिड कैप में डाल सकते हैं, जो एक्सेस का मिड कैप फंड है इन्वेस्को के। जब आपकी राशि 20,000 या 25,000 क्रॉस करने लगे तो आप 5,000 रुपये फ्रैंकलिन के यूएस फीडर फंड में डाल सकते हैं, या फिर आप डीएसपी का भी एक यूएस फीडर फंड है उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं अगले 3 से 5 साल के दौरान जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट राशि बढ़ती है। चलिए, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये बहुत ही गोल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तो कम से कम इनके जो बुनियादी अप्रोच है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर वो तो सही है। बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए इन्होंने फंड्स इकट्ठा किए हुए हैं और उसी की राह पे आपको अपना निवेश भी बढ़ाना होगा। चंद्रकांत जी, हमारे दर्शक सलीम फोन लाइन पर हैं। सलीम जी नमस्कार सर, क्या हाल चाल? सलीम जी, मेरी आवाज आ रही है?
सलीम जी, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? हाँ है। हाँ जी, तो आपने अपने लिए एक स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, है ना, तीनों में आपने निवेश करना है। एक एक फंड मांगा है, 10 साल की अवधि है है ना? कितना डालेंगे सर? 5,000। 5,000 कुल मिला के, या हर एक फंड में 5,000? नहीं, कुल मिला के 5,000। मुझे बताएं कि आपने इस तरह से क्यों स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप फंड ही डालने के बारे में सोचा? क्या आप पढ़ते हैं, लिखते हैं बाजार को? सलीम जी, हाँ बोलिए। मैं जानना चाह रही थी कि आप बाजार को कैसे समझते हैं या कितना समझते हैं? नहीं, अभी शुरुआत की है। अभी शुरुआत की है, तो ये आपका पहला निवेश होगा मतलब? हाँ, फर्स्ट टाइम। चलिए, अच्छा कि आपने मनी मंत्रा पर अपना सवाल हमें भेजा है। तो प्रतीक, हम थोड़ा सा इनकी जो सवाल है उससे डिविएट भी हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हम इनको स्मॉल कैप, मिड कैप भी रेकमेंड ही करें, शुरुआती निवेश है इनका, है ना? तो बताएं किस तरह का फंड और किस तरह का एक्सपोजर लेना चाहिए इनको इक्विटी में? बिल्कुल। तो सबसे पहले सलीम जी, अच्छा, जो आप राशि शुरू कर रहे हैं 5,000, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि चाहे सिर्फ छोटा हो या बड़ा, लंबा चलना चाहिए। तो आप कम से कम 10, 15, 20 साल का होराइजन लेके चलिए, ताकि धीरे धीरे करके बढ़ता रहे। और जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ती रहे, थोड़ा थोड़ा करके उसे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी मंथली बढ़ाते रहेंगे। और क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको एक कैटेगरी समझाना चाहूंगा। लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि ये स्टेबल कंपनीज हैं। ये कंपनीज हैं जो देश में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल पक्का है, इनकी कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग पक्की है, और ये धीरे धीरे करके अपना पिछले 10, 20, 25 साल में या उससे भी ज्यादा लंबे दौरान ड्यूरेशन में अपना बिजनेस बढ़ाते रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में उथल पुथल ज्यादा चलती है, रिटर्न कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है। और क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट राशि अभी छोटा है, मैं कहूंगा कि आप ये पूरा राशि लार्ज कैप में ही लगाएं। आप इससे पहले भी मैं फंड्स बता चुका हूं, आप उन दो फंड्स में आप लगा सकते हैं। आप मेरे का लार्ज कैप फंड है, आप एक्सेस का ब्लू चिप फंड है, उसमें आप डाल सकते हैं। बट उसके अलावा भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर आप तभी लीजिए जब आप महीने का 15-20 हजार से ज्यादा इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप में कहूंगा कि मैं अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि स्मॉल कैप से हो सके तो दूर रहिए, क्योंकि जब स्मॉल कैप में रिटर्न्स अच्छे आ रहे होते हैं तो लगता है सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, और जब खराब आते हैं तो काफी ज्यादा लोगों को घबराहट होने लगती है। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखेंगे तो 2018 से 2020 मिड तक लगभग 60 से 65% नीचे गिरा था। और उस तरीके की गिरावट कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े घबरा जाते हैं, थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं, और वो फिर अपने इन्वेस्टमेंट छोड़ के कहीं वापस से एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहिए। स्मॉल कैप में आप चाहे तो 5 से 7% तक का एक्सपोजर ले सकते हैं अपने कॉर्पस में, पर वो मैं कहूंगा कि वो तभी करिए जब आपकी इन्वेस्टमेंट राशि 15, 20, 25 हजार होने लगे महीने की। उससे पहले आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। अभी आप लार्ज कैप से शुरू करिए, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाए, आप मिड कैप या स्मॉल कैप के बारे में भी सोच सकते हैं। चलिए, बहुत बारीकी से आपको प्रतीक ने समझाया किस तरह से आपको शुरुआत करनी चाहिए अपने निवेश की। जो तमाम फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं उनसे आप शुरुआत करें अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर की। अगले दर्शक हमारे साथ हैं 21 साल के अरबाज। अरबाज, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड मैम। बताइए, आपने 5,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा है। अगले 15 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई खास आपका गोल है, फाइनेंशियल गोल है? 1 CR। 1 CR इकट्ठा करना है। क्या करते हो अरबाज? मैम एक्चुअली अभी स्टडी चल रही है, और जो थोड़ा स्मॉल बिजनेस भी है अपना अलग से। क्या पढ़ रहे हो? BBA चल रही है मैम। BBA? या मैम। आगे क्या करने का इरादा है? MBA। फैमिली बिजनेस? जी मैम। उसी का विस्तार करोगे? जी मैम। तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करने हैं। निवेश बढ़ाओगे ना? हाँ मैम, आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा। और
प्रतीक, आज ना कोइंसिडेंटली सबको बनना है करोड़पति हमारे शो में। हर किसी का लक्ष्य 1 करोड़ या 5 करोड़ का ही है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। देखिए 21 साल के हैं अरबाज और अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं। आगे उनका लक्ष्य है अपने फैमिली बिजनेस का ही विस्तार करने का, लेकिन शुरुआत इन्वेस्टमेंट की अभी से करना चाहते हैं। करोड़पति तो तब बनेंगे जब निवेश बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, हम इस राह में इनके साथ चल सकते हैं और इनको गाइड कर सकते हैं। बताएं। बिल्कुल। तो सबसे पहले अरबाज बधाई देना चाहूंगा। 21 साल बहुत ही अच्छी उम्र है शुरू करने के लिए। कई बार लोग 40 के होकर शुरू करते हैं, 50 के होकर शुरू करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जल्दी शुरू किया है और आपके पास बड़ा लंबा टाइम है पैसा जोड़ने के लिए। दूसरा, जो कविता जी कह रही हैं कि सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग करोड़पति बन भी सकते हैं अगर वो लोग पैसे बचाएं और उसको सही तरीके से निवेश करें और पेशेंट रहें अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रति। राइट, लंबा आप सोचें तो मेरे ख्याल से करोड़ तक पहुंचना अरबाज आपके लिए आसान है, पर आपको अपना ड्यूरेशन थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। आप 15 सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आप 5,000 रुपए से शुरू करें, हर साल 10% बढ़ाते रहे, 15% बढ़ाते रहे, तो आप 20 साल तक आपके करोड़पति होने की अच्छी संभावना है। अगर मार्केट 12% रिटर्न देता है, अगर 12 भी नहीं देता, अगर 10 भी देता है, तो भी आप अगर इस रेट से बढ़ाते रहें तो भी आपके करोड़ तक पहुंचने की अच्छी संभावना है। पर इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, मार्केट्स ऊपर नीचे साइडवेज हर तरीके से मूव करते हैं। आपको बस पेशेंट होकर इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा और बिलीव करें, जिस तरीके से आप खुद में बिलीव कर रहे हैं कि आप मेहनत करेंगे और आपके फ्यूचर में अर्निंग्स ज्यादा होंगी, वैसे ही कंपनीज भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा परफॉर्म करेंगी और होपफुली इंडिया विल आल्सो कंटिन्यू टू ग्रो एंड दैट इज, और वही आपके स्ट्रैटेजी जो आपको करोड़पति बनाएगी। पर आपको पेशेंट होना जरूर आवश्यक है, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं। इस कारण मैं आपको पेशेंस के बारे में बोल रहा हूँ, बिकॉज यंग लोग कई बार पेशेंस नहीं हो पाते। उनको हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं कि कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से आप अगर पेशेंस रखें और आप इस पे लंबा होराइजन रखें इन्वेस्टमेंट पे, तो ये नहीं है कि आप बनेंगे कि नहीं, लेकिन कब बनेंगे करोड़पति, ये इसी पे थोड़ा सवाल रहेगा कि 15 साल में बनेंगे, 20 में कि 22 में, पर पहुंच जरूर जाएंगे आप वहां पर। चलिए, तो यहाँ पर फंड्स भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आपको भी मिरा एसेट का लार्ज कैप और एक्सेस ब्लू चिप रिकमेंड किया जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपको आगे चलकर मिड कैप और इंटरनेशनल फंड भी पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी जा रही है। अगला सवाल लेंगे ट्विटर से मोनू का, और इनका सवाल है कि इनको अपने लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्लान चुनना है, तो क्या क्या बातों का इनको ख्याल रखना चाहिए बेसिकली? बिल्कुल। सो मोनू, आई थिंक जो आप कह रहे हैं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप यंग हैं और तो लाइफ इंश्योरेंस जो है टिपिकली आप अपनी इनकम का, मैं अधिकतर लोगों को बोलता हूँ कि 7 से 10 गुना जो आपकी इनकम है, आप उतने का आप लाइफ इंश्योरेंस कवर लेके रखिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करिए। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में एक अच्छी बात यह है कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस है उसके अंदर आपका ईयरली प्रीमियम फिक्स हो जाता है। तो अगर आप यंग हैं तो आपका बहुत कम रेट पे आपको 50 लाख 1 करोड़ तक का कवर मिल सकता है और वो आप अगर अभी शुरू करेंगे तो काफी लंबे टाइम तक आपको कवर करेगा। आपको 2 चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करिए और 7 से 10%, 7 to 10 टाइम्स आपका जो ईयरली इनकम है वो आपका कवरेज रहना चाहिए। आप अगर इसके अंदर जितने भी डिस्क्लोजर्स हों आप सही तरीके से दीजिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो वो बताइए, अगर आपकी ड्रिंकिंग फ्रीक्वेंसी है तो वो बताइए, अगर कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो वो सारी आप उसमें डिक्लेयर कर दीजिए। IRDAI ने एक काम अच्छा किया है कि अगर आप 3 साल से लगातार प्रीमियम दे रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये जवाबदेही जारी बनती है कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार वालों को वो ढंग से कवर करें और सपोर्ट करें और जो आपकी देय राशि है वो तुरंत उनको मिलनी चाहिए। सो एक अच्छी बात की IRDAI ने। हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके अंदर आप जो है इसमें अलग अलग तरीके के प्लान्स हैं। आपको जो देखना चाहिए उसमें
अगर आपकी कुछ भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं तो आपको जरूर बतानी चाहिए उनको। अगर कुछ मेरे भी ख्याल से chronic- हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमें इनसे समझना होगा कि ये अपने लिए लेना चाहते हैं या इनके परिवार के मेंबर्स को भी ये कवर करना चाहते हैं। तो मोनू, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो अपना सवाल एक बार फिर से खासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस के लिहाज से भेजिएगा। प्रतीक, लेकिन यहाँ पर हमारा समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए। और हम शो समाप्त करें उससे पहले बताएं दर्शकों को कि 1 दिसंबर 2021 से आपको कई बदलावों का सामना करना पड़ेगा। देश दुनिया के स्तर पर देखा जाए तो ये बदलाव काफ़ी ज़रूरी है और आपके फाइनेंशियल लाइफ को लेकर भी ये बदलाव काफ़ी अहम है। क्या है ये बदलाव, देखिए। कल यानी 1 दिसंबर से कई बदलाव लागू होंगे जो सीधा आपकी जिंदगी और जेब से जुड़े होंगे। तो चलिए एक एक करके इन बदलावों पर नजर डालते हैं। हर महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर के मूल्य की समीक्षा होती है, यानी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेल कंपनियां गैस की कीमतें बढ़ाती या घटाती हैं तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 6.66% ब्याज दर से हर साल घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन ऑफर करती है। यह सुविधा लेने की 30 नवंबर आखिरी तारीख है। कल 1 दिसंबर से ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 1 दिसंबर 2021 से सभी मर्चेंट EMI के लेन देन पर बतौर प्रोसेसिंग चार्ज 99 रुपए और टैक्स देना होगा। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक और झटका लगने वाला है। SBI क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन पर 1 दिसंबर से ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस चुकता करना होगा। कर्मचारियों को PF पाने के लिए अपना UAN अकाउंट नंबर आधार से लिंक करना होगा। आज इसका आखिरी दिन है। जो कर्मचारी UAN और आधार लिंक नहीं करेंगे उनके अकाउंट में PF राशि मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों को 1 दिसंबर से अपनी यात्रा से पूर्व 14 दिनों का यात्रा विवरण और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर सबमिट करने होंगे। 1 दिसंबर से जियो के कॉल दर 20% तक महंगे हो जाएंगे। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पहले ही अपने प्रीपेड प्लान महंगा कर चुकी हैं। कोरोना के मद्देनजर सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 6 देशों के यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे 1 दिसंबर 2021 से हटा लिया जाएगा। मतलब ये कि 1 दिसंबर से भारतीय यात्रियों को सऊदी अरब में प्रवेश की सीधी अनुमति होगी। करीब 14 वर्षों बाद 1 दिसंबर 2021 से माचिस की डिब्बी दोगुनी महंगी हो जाएगी। यानी जो माचिस की डिबिया 1 रुपये में मिलती थी अब 2 रुपये में मिलेगी। ET नाउ स्वदेश।